एवरीवन, वेलकम टू जेम केम। तो आज का वीडियो है एसिड और बेसिस। ये नया टॉपिक है चैनल में और यहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक मॉलिक्यूल एसिड होता है और बेस होता है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पीके, ऑरिजिन ऑफ एसिडिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट। तो शुरू करने से पहले ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगी। तो आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड्स होता क्या है? हम जानते हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस अपना H+ छोड़ सकता है उसको हम कहते हैं कि वो एसिड है। पर याद रखना, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको भी हम एसिड कह सकते हैं। ठीक है, अब पहला बात आता है कि ये पीके होता क्या है। पीके, अगर आप आयनिक इक्विलिब्रिया का वीडियो फॉलो कर चुके हो तो ये आसान है आपके लिए, पर अगर नहीं देखा हुआ है तो जाकर पहले देख लीजिए। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि पीके क्या होता है। तो देखिए, एक एसिड का स्ट्रेंथ कब जाना जाता है? जितना देर वो डिसोशिएट कर सकता है, द एक्सटेंट टू विच इट डिसोशिएट्स कैन डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं वाटर, ठीक है, और वहाँ पर एक एसिड ले लेते हैं HA, तो ये डिसोशिएट करेगा और हमको देगा H3O प्लस A-। अगर हम चाहते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि A। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन, A- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA का कॉन्सेंट्रेशन। और हम वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फिर हमको यहाँ से पता चलेगा कि Ka होता क्या है। K है एसिडिटी कांस्टेंट और इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट भी इंक्लूडेड है। पर ये Ka हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है एसिडिटी के बारे में। हमको इसके लिए चाहिए pKa। pKa होता क्या है? pK है बेसिकली -log10 Ka है pKa। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो, pKa जितना स्मॉल होगा, स्मॉलर द pK, एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूरा चैप्टर में लगने वाला है। तो अगर समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, वरना रटना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, अब हमको जानना है ऑटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। अगर तुम वाटर ले रहे हो तो वाटर अपने आप ही डिसोशिएट हो जाता है ऐसे। ऑटोलिसिस, वाटर प्लस वाटर प्रोवाइड्स अस H3O प्लस OH-। ठीक है, तो सपोज तुम एसिड ले रहे हो HCl, HNO3 और HClO4, तीनों एसिड तुमने लिया है वाटर में। तो क्या होगा, ये वाटर फुल्ली आयनाइज कर देगा सब एसिड्स को क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, और हमको मिलेगा सेम स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, सेम स्ट्रेंथ। तो ये होता क्या है? ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा लेवलिंग इफेक्ट का। तो इसको हम कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट सीख चुके? पीके और लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। अब हम आएंगे ऑरिजिन ऑफ एसिडिटी कैसे होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखो, फर्स्ट हम फैक्टर्स बोल लेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड। तो एक एसिड में
जो हाइड्रोजन और जो ए ग्रुप का जो डिस्टेंस है उसका स्ट्रेंथ मैटर करता है। पर दो ये लिमिटिंग फैक्टर है, पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, जो ए है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सी है फैक्टर्स जो स्टेबलाइज करता है ए माइनस को, फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग ए माइनस कंपेयर टू एच ए। तो देख लो एक बार, एच ए जब डिसोशिएट करता है तो हमको मिलता है एच प्लस और ए माइनस, ठीक है ना। तो ये हमको चाहिए ए माइनस, राइट, एच प्लस जैसे चाहिए ए माइनस भी तो चाहिए। ये स्टेबलाइज होगा फिर तो ये स्टेबलाइज होगा ना, तो हमको ये मोर स्टेबल चाहिए देन एच ए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड द लास्ट फैक्टर जो आता है इस कॉन्सेप्ट में वो है आवर इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट। जितना अच्छा सॉल्वेंट होगा उतना अच्छा हमको एसिडिटी देखने को मिलेगा। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट था स्ट्रेंथ ऑफ एच ए। तो अगर इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाए तो एच प्लस ज़्यादा जल्दी से निकल सकता है, तो इसका स्ट्रेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। जितना स्ट्रेंथ कम होगा उतना जल्दी से निकालेगा H प्लस, सो एसिडिटी विल इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एमा। सो इफ़ यू कैन सी, देखो यहाँ कि सपोज हम लेते हैं मीथेन, तो यहाँ CH3H है। सिमिलरली हम लेते हैं मिथेनॉल और लास्ट में हम लेते हैं फॉर्मिक एसिड। तो अगर हम pKa देखें इसका, तो pKa आता है CH3 का नियर अबाउट 43, इसका 16 और इसका 3.77। सो pKa देखकर हमको मालूम चल रहा है कि ये ज़्यादा एसिडिक है देन दिस। बट कैसे हुआ, हमको देखना पड़ेगा हाइड्रोजन के बाद का एटम्स कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ फोकस करें तो हमको दिख रहा है ये कार्बन है विथ हाइड्रोजन, हियर देयर इज ऑक्सीजन एंड फॉर दिस केस देयर इज 2 ऑक्सीजन। हमको ये भी मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है कार्बन की कंपेयर में, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मालूम क्या है कि ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन ग्रैब करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास तो यहाँ पर H प्लस ईजिली रिमूव हो जाएगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पर इन तीनों में से यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चला आएगा तो H प्लस ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। सिमिलरली हियर एक ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। पर यहाँ पर वैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दिख रहा है, सो इसका pKa भी ज़्यादा है और एसिडिटी कम है। अगर हम फोकस करें यहाँ पर C वाले में, दैट इज़ फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग द A माइनस, तो ये A माइनस को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो हमको ऑलवेज ध्यान रखना है कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी पर। जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिड होगा, एसिडिक कंपाउंड विल बी HA। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो ही फॉर्मिक एसिड ले लें हम, C डबल बॉन्ड O O H, राइट। तो यहाँ पर अगर ये लूज़ कर देता है प्रोटॉन, H प्लस अगर लूज़ कर देता है तो हमको मिलता है ये वाला, ये नेगेटिव एनायन, ठीक है। अब ये नेगेटिव एनायन परफॉर्म कर सकता है रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ सकता है और ये यहाँ पर जा सकता है, पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ
करने के समय हम ये एरोज नहीं शो कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, जितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबिलिटी होगा और उतना ही कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा और हमारा एसिडिटी भी ज़्यादा आएगी। अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट में जाएं, वो है मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल में देखो यहाँ पर O है, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो यहाँ पर रेजोनेंस का कोई भी स्कोप नहीं है, तो इसका एसिडिटी लेस हो जाएगा प्रीवियस केस से। पर अगर हम सपोज लेते हैं फिनॉल, ये है हमारा फिनॉल। ठीक है, अगर फिनॉल से प्रोटॉन को हटा दे -H+, ठीक है, तो यहाँ हमको मिलेगा ये वाला फिनॉक्साइड आयन, एंड ये फिनॉक्साइड को शो करेगा रेजोनेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिनॉल इज एसिडिक। तो हम देखते हैं कैसे फिनॉक्साइड आयन शो करता है हमको रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन, जिससे कि A- स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो अगर यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक फिनॉक्साइड आयन, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑक्सीजन से यहाँ आएगा और ये वाला ओपन कर जाएगा। पर रिमेंबर, नेवर ड्रॉ एनी काइंड ऑफ एरोज इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जस्ट शो करने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहेगा, डू नॉट शो एनी एरोज। सो यहाँ आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसको हटा देते हैं, फिर ड्रॉ कर लेते हैं ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो पहले तो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज अगेन चलेगा नेक्स्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड पे। तो अल्टीमेटली हमको ये वाला भी मिल जाएगा, वो ऐसे दिखता है। तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और अगर तुम डिलोकलाइजेशन ड्रॉ करना चाहते हो अनडिसोसिएटेड फिनॉल के लिए, वो भी शो करेगा, पर इन दैट केस वहाँ हमको चार्ज सेपरेशन मिलेगा। चार्ज सेपरेशन के मतलब है कि हमको प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा, पर यहाँ ओनली माइनस इज इन्वॉल्व, ओनली माइनस इज इन्वॉल्व। सो दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड देन HA, दैट इज देन फिनॉल। ओके, तो फिर एक बार देख ही लेते हैं कि कैसे फिनॉल रेजोनेट करेगा। तो ये वाला है OH, तो ये रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, राइट। तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर OH+ होगा। फिर यहाँ से अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो अल्टीमेटली हमको मिलेगा ऐसा कुछ OH+। यहाँ पर भी और एक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा इस कार्बन पे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH+ आ जाएगा, यहाँ पर ये। तो प्रीवियस वाले से अगर देख लो, तो प्रीवियस वाले में सिर्फ एक चार्ज था, पर HA के केस में 2 चार्ज है, वो भी चार्ज सेपरेशन है। तो इस से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फिनॉल से ज़्यादा फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज्ड है। पर रिमेंबर, इसका एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑक्सीजन्स इन्वॉल्व है। 2 ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब हम जाएंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स पर पहले एक चेक पॉइंट ले लो। हम यहाँ पर CH3OH लिए हैं, CH3CH2OH लिए हैं, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3OH और CH3
CH3OH लिए है 1 2 3 4, ठीक है। और आपको बताना है कि इसमें से 1 2 3 4 को कैसे अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। सो अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ओके, दिस इज़ योर चेक पॉइंट। तो एक बार सॉल्व कर लेना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ऑर्डर क्या है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर बता दूंगी। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? सिंपल भाषा में बोले तो वाटर है हमारा सॉल्वेंट, ऑल केसेस में, बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वाटर का दो फैक्टर्स हैं। एक तो है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और दूसरा फैक्टर है कि उसका आयन सॉल्वेटिंग एजेंट्स एबिलिटी, आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी। तो एक एसिड के लिए कौन कौन सा आयन्स इन्वॉल्व है? हमको मालूम है कि H+ है और A- है। तो आयन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज द आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी, एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो प्लेज अ रोल। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हेल्प करता है? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम कर देता है, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो अगर इसके पास ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो दूर दूर भागेगा, दूर चला जाएगा, तो ये डिसोसिएशन अच्छे से होगा, तो एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हेल्प्स इन दिस वे। सिमिलरली आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी है, वो क्या करता है कि वाटर तो ऐसा रहता है ना H3O+, तो एक एनायन जब आएगा वो उसको सॉल्वेट कर देता है चारों तरफ से, H3O+, H3O+, H3O+। सो एक सॉल्वेंट का घेरा हो जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो H+ है उससे ज़्यादा दूर हो जाता है, ये वाला एनायन अच्छे से दूर हो गया, तो यहाँ पर H+ ज़्यादा मिलेगा और एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ वाटर नहीं, और भी है कुछ जो ये सब करने में मदद करता है। जैसे कि अगर तुम ले लो मिथेनॉल, मिथेनॉल लिया और HCl लिया, ठीक है। HCl मिथेनॉल में भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो H+ निकलेगा वो मिथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर पाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कर पाएगा तो इसका डिस्टेंस H+ और Cl- से बढ़ जाएगी, तो ये अच्छा एसिड बन जाएगा। पर अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट हो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं शो कर रहा है, बेस की तरह भी एक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि अगर तुम ले लो इस वाले HCl को टोलुइन में, तो यहाँ पर देख लो टोलुइन में कोई भी बेसिसिटी होने का चांस नहीं है, ठीक है। बेसिसिटी होने का कोई भी चांस नहीं है। तो अगर ये इसमें है तो ये वाला एसिडिटी नहीं शो करेगा, क्योंकि ये डिसोशिएट ही नहीं होगा, अनडिसोशिएट होके रह जाएगा। तो इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट में हमने क्या सीखा? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने सीखा है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहला काम करना है कि H+ और A- को बहुत सारा गैप से सेपरेट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है A- को उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सॉल्वेंट मस्ट बी फंक्शनिंग एज बेस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट को फंक्शन करना है बेस की तरह। अगर वो बेस की तरह नहीं काम कर रहा है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि इस वाले कॉन्सेप्ट में वहाँ पर HCl डिसोशिएट ही नहीं करेगा।
अगर डिसोशिएट ही नहीं करेगा तो वो कैसे एसिडिटी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म होता है ये वाला वीडियो। तो एक चेक पॉइंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो वो सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आंसर आया है। तो आज यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसका एसिड स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो ये एसिडिटी जानने के लिए हमको इंडक्टिव इफेक्ट मालूम होना चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट मालूम होना चाहिए और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा अगर सच में अच्छा लगे तो।